हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आयुष पारिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिड सेशन के फुल सिलेबस में जो जूलॉजी का पोर्शन है उसके कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम वो चीज सीखें कि हमारा ये क्वेश्चन क्यों सही होना होगा और हम इसमें से ऐसी क्या गलतियां कर सकते हैं जिसकी वजह से ये गलत हो जाए। मतलब कि इसमें वो स्ट्रोक पॉइंट कहां पर है जिसकी वजह से क्वेश्चन सही या गलत होता है। इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, आगे हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उन सभी में हमारा जो मेन लॉजिक होगा वो यही होगा कि हमें वो चीज ढूंढनी है जिसकी वजह से कोई क्वेश्चन सही या गलत हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका लिया गया है एनिमल किंगडम के अंदर में जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उससे रिलेटेड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रेडियल सिमेट्रिकल एडल्ट एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा। निम्नलिखित में से किसमें रेडियल सममित वयस्क और द्विपार्श्व सममित लार्वा है। तो अब आप देखिए, आप समझ ही गए होंगे जैसे कि मैं यहां पे बात कर रहा हूं किस चीज की, सिमेट्री की। देखिए जो सिमेट्री है उसे हम अगर एनसीईआरटी के लेवल पर बात करें तो 3 में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जिसमें कोई सिमेट्री नहीं हो, जिसमें सिमेट्री हो ही ना, मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, एक तरीके से एसिमेट्रिकल आप मान लीजिए। सेकंड नंबर पर मैं जो सिमेट्री की बात कर रहा हूं, तो सेकंड नंबर की जो सिमेट्री है उसमें हम बात करेंगे किसकी, रेडियल की, और फिर फाइनली हम किसकी बात करेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री की। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल जो है, जो एनिमल्स है उसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं पॉरीफेरा के वो आ जाते हैं। अब रेडियल और बाइलेटरल की मैं बात करूं तो देखिए रेडियल के अंदर अगर हम बात करें तो रेडियल में आपके कौन आ जाएंगे, रेडियल में जैसे कि सिलेंट्रेटा के मेंबर्स हो गए, ठीक है, और किसके मेंबर्स हो गए, टीनोफोरा के मेंबर्स हो गए। इसके अलावा रेडियल सिमेट्री के अंदर हम एक और यहां पर एग्जांपल लेते हैं और वो क्या होते हैं, एडल्ट्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा। मतलब कि जो एडल्ट्स हैं, इकाइनोडर्मेटा के जो एडल्ट मेंबर हैं वो किस में आते हैं, रेडियल सिमेट्री के अंदर आते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री में आपके प्लेटी से लेकर के कॉर्डेट्स आते हैं और इसके अलावा लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स। तो जो लार्वा है इकाइनोडर्म्स के, इकाइनोडर्मेटा के, वो इस सिमेट्री में आते हैं। तो बस क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि एडल्ट तो क्या हो, रेडियली सिमेट्रिकल, और लार्वा क्या हो, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो इस तरह का ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला ही ऑप्शन हमें यहां पर मिल जाता है कि इस तरह का, हमने अभी देखा कि ये जो है इस तरह का अरेंजमेंट किस में है, इस तरह का अरेंजमेंट इकाइनोडर्मेटा के अंदर है, जहां पर लार्वा तो कैसा होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, और एडल्ट कैसा होता है, रेडियल सिमेट्रिकल होता है। तो बस इसलिए हम लोग यहां पर कौन सा आंसर मार्क करेंगे, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनिमल किंगडम से है और यहां पर ये क्वेश्चन है आपका नॉन कोऑर्डिनेट से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स कौन से। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के आपको एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं। जैसे आप देखिए पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, सिल्वर फिश, स्टारफिश, प्रॉन। सिल्वर फिश, लेप्सिमा, प्रॉन, ये दोनों आर्थ्रोपोडा के हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। पर स्टारफिश जो है वो आपकी जो है इकाइनोडर्मेटा में चली गई, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत। सैंडवॉर्म, एप्पल स्नेल, हनी बी। अब सैंडवॉर्म नेरीज एनिलिडा का मेंबर हो गया, हनी भी हम मान सकते हैं आर्थ्रोपोडा में आ जाती है, पर एप्पल स्नेल फिर मोलस्का में चला गया, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाता है, गलत। सी स्टार, टंग वॉर्म, स्कॉर्पियन। टंग वॉर्म, सी स्टार, ये आप जानते हो हेमिकॉर्डेटा की बात हो रही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। फोर्थ देखते हैं, कॉकरोच, स्कॉर्पियन और पेरिपेटस। कॉकरोच, बिच्छू और पेरिपेटस, ये तीनों ही जो हैं आपके आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स में इंक्लूडेड है, इसलिए हम यहां पर कौन से आंसर के साथ जाएंगे, आंसर नंबर 4 जो है वो यहां पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, यहां पर आपके सामने
बेसिकली कुछ 4 फोटोग्राफ्स दी हुई हैं जिनमें से ये पूछा है कि कौन सा मैमल्स वाले ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। आपको देखने से पता भी चल गया होगा कि मैमल्स वाले से रिलेटेड कौन नहीं है। देखिए, ये जो है आपकी फ्लाइंग फॉक्स आ गई यहाँ पर, ये है फिर से आपका मैमल के अंदर आ गया है ना, प्लेटिपस। पर आप देखिए ये और ये दोनों एग्जांपल्स, इनका मैमल से कोई रिलेशन नहीं है। ये जो है यहाँ पर मैमल से रिलेटेड नहीं है, यही तो पूछा था हमसे। तो बस हमारे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, साफ पता चल रहा है बी और सी रिलेटेड नहीं है, और बी और सी जो है वो आपका फोर्थ ऑप्शन में है। इसलिए हम यहाँ पर कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। तो हमने यहाँ पर आंसर के लगा दिया फोर्थ ऑप्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है मीजोथीलियम इज। अगले क्वेश्चन में पूछा है मीजोथीलियम क्या है। तो देखिए आप पहले समझिए मीजोथीलियम क्या होता है। मीजोथीलियम जो है मीजोथीलियम क्या है, मीजोथीलियम एक्चुअली में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू है जो किससे डिराइव होता है, डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। तो ऐसा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू जो मीजोडर्म से डिराइव हो रहा हो, ठीक है, मतलब उसका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन कहां से हो, मीजोडर्म से हो। और जो मीजोथीलियम है ये बेसिकली बनाता क्या है, तो जो सिलोम है उसकी जो लाइनिंग्स है, उसकी जो इनर लाइनिंग है, चाहे वो पेराइटल लेयर हो चाहे वो विसरल लेयर हो, ये काम जो है बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, मीजोथीलियम की है। अब ये हमारे एब्डोमेन की भी हो सकती है, एब्डोमेन की जो अंदर की लाइनिंग है वो भी आपका जो है मीजोडर्म से डिराइव होती है, मीजोथीलियम वहां पर लगी हुई होती है। प्लूरल मेम्ब्रेन्स जो हैं, सीरस मेम्ब्रेन्स जितनी भी है वो सब मीजोथीलियम के अंदर ही आ जाती है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स जो है वो भी एक तरीके का आपका मीजोथीलियम का ही एक एग्जाम्पल के अंदर हम लोग रख सकते हैं। तो पेरिटोनियम हो गया, प्लूरल हो गया, और ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर आ जाती है। तो बस अब हमें यहाँ पर देखिए 94 के अंदर सही आंसर की तरफ जाना है। तो लाइनिंग ऑफ सिलोम विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म, देह गुहा की परत जो मीजोडर्म से उत्पन्न हुई हो। तो पहले में ही हमें हमारा सही आंसर मिल जाता है। फिर भी हम देख लेते हैं कि बाकी के तीनों गलत क्यों है, क्योंकि इसमें क्या बोल दिया एक्टोडर्म, यहां फिर से क्या बोल दिया एंडोडर्म, और यहां पे देखिए लाइनिंग ऑफ हार्ट बोल दिया। हार्ट की लाइनिंग नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल दिया पेरिकार्डियम का, बट पेरिकार्डियम इज नॉट ए लाइनिंग ऑफ हार्ट। पेरिकार्डियम एक सैक है जो हार्ट को कवर करता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है, गलत। फोर्थ गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया। सही आंसर कौन सा है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन, और हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, इसलिए आंसर नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर एनिमल टिश्यू वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बोन्स में वहां पर इतना ज्यादा डिटेल में तो नहीं दे रखा है, पर अगर आपने नोटिस किया होगा वहां पर 2 डायग्राम्स दे रखे हैं। एक डायग्राम तो किसका है, कार्टिलेज का सेक्शन है, और दूसरा डायग्राम किसका है, बोन का सेक्शन है। अब उस बोन में भी कौन सी बोन का, मैमेलियन बोन का वो एक सेक्शन वहां पर बनाया हुआ है, एक डायग्राम बनाया हुआ है, जिसके सेंटर में हेवर्सियन कैनाल इस तरह से है, और आसपास इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से हेवर्सियन लैमिली है, और यहाँ पर जगह जगह पर इस ऑस्टियोसाइट्स जो है वो सेल्स इस तरह से लगे हुए होते हैं। इन सबको अगर मैं साथ में कहूं तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है हेवर्सियन सिस्टम। और इस हेवर्सियन सिस्टम के अंदर आपके पास 3 चीजें हैं। एक तो आ गई हेवर्सियन लैमिली, प्लस हेवर्सियन लैमिली किसको कहते हैं, जो मैट्रिक्स अरेंज हुई है ना, ये जो मैट्रिक्स एक हेवर्सियन कैनाल के चारों तरफ कोसेंट्रिक लेयर्स में अरेंज हुई है, ये हेवर्सियन लैमिली कहलाती है। इसके सेंटर में जो है वो है हेवर्सियन कैनाल, जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती है, और इन्हीं हेवर्सियन लैमिली में जगह जगह पर स्पेसेस होते हैं जिन्हें लैक्यूना कहते हैं। वहां पर आपकी ऑस्टियोसाइट्स अरेंज होती है, जिसमें से साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस निकले हुए होते हैं जिन्हें कैनालिक्यूली कहते हैं, जिनकी मदद से ऑस्टियोसाइट्स आपस में कनेक्टेड होती है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं। तो यहाँ पे फिर सेंटर में कौन आ जाएगी, हेवर्सियन कैनाल आ जाएगी, और प्लस कौन आ जाएंगे, ऑस्टियोसाइट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन शामिल है, तो हेवर्सियन कैनाल बिल्कुल शामिल है, और लैमिली मतलब मैंने बताया ना आपको मैट्रिक्स को कहते हैं, तो शामिल है, सही बात है। हेवर्सियन कैनाल एंड ऑस्टियोसाइट है, ये भी बात सही है। हेवर्सियन कैनाल एंड लैमिली एंड ऑस्टियोसाइट, अब इसमें तीनों आ गए,
ठीक है, बात मैं नहीं कह रहा कि ये फर्स्ट सेकंड गलत है, पर ये पूरा कंप्लीट हमारे लिए ऑप्शन नहीं मैच था। यहां पर देखिए ऑस्टियोब्लास्ट आ गया, ऑस्टियोब्लास्ट नहीं होते, ऑस्टियोक्लास्ट होते, ऑस्टियोसाइट होते हैं। ठीक है, तो तीनों जहां पे हमें पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसलिए हम लोग इसी के साथ में जाएंगे। तो आंसर कौन सा आ जाता है? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मैचिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते भी होंगे। यहाँ पर आपको एक तरफ एनिमल्स दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दे रखे हैं। अर्थवर्म के अंदर आप जानते हैं नम क्यूटिकल या जो नम त्वचा होती है उससे सांस लेते हैं केचुए। तो यहाँ पर हम ए के साथ में किसको मैच कर सकते हैं? फोर्थ को। तो ए के साथ में हमारा कौन आ गया? फोर्थ। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स है, पानी में रहने वाले हैं। तो पानी में रहने वाले हैं तो इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर कौन काम करेंगे? गिल्स काम करेंगे। तो बी में कौन आ जाएगा हमारा? बी में आ जाएगा थर्ड। मोलस्क जो है, मोलस्क के अंदर अगर हम लोग देखें तो मोलस्क में भी जो एक्वेटिक मोलस्क हैं वहां पर भी हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि गिल्स जो है वो वहां पर काम करेंगे। और फेदर लाइक गिल्स भी उनमें एनसीईआरटी भी लिखती है, फेदर लाइक गिल्स, इसको टिनिडिया भी कहते हैं हम लोग। तो मोलस्क में भी हम सी के साथ में क्या लगा सकते हैं? थर्ड। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यानी कि जमीन पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी बात हो रही है, उनमें अगर हम देखें तो लंग्स को हम यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लगा दिया सेकंड। और इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब्स होती ही हैं, तो ई के साथ में कौन आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा, यानी 4 3 3 2 1। तो ए का फोर्थ और बी का थर्ड, सी का थर्ड, डी का सेकंड और ई का फर्स्ट। ये हमें कहाँ मिल गया? सेकंड ऑप्शन में मिल गया, इसलिए यहां पर आंसर कौन सा आ गया? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एट विच लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्री ट्रैकिया डिवाइड्स। कौन से लेवल पर जाकर के ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड होता है? तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान होगा, जैसे कि ये तो है हमारा बेसिकली लैरिंग्स है। अब यहां से ऐसे ट्रैकिया जो है वो चलता है और फिर जाकर के T5 यानी कि 5th नंबर की जो थोरेसिक वर्टिब्री है, 5वें नंबर की, वहां जाकर के जो ट्रैकिया है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। इसमें इस तरह से सी रिंग्स भी आपको देखने को मिलेगी। तो कहां पर जाके डिवाइड होता है? T5 पर। तो 5वें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्री या 5वें नंबर की वक्षीय कशेरुका पर वो दो शाखाओं में विभाजित होता है। और यहां पर अगर आप देखोगे ये हमें फिर फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हम यहां पर कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके सामने एक ग्राफ यहां पर शो हो रहा है। ये कौन सा ग्राफ है? ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, यहां पर ए और बी की मार्किंग है, कहां पर क्या है ये हमें बताना है। ए वाली जो साइड है यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर देखने को मिलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और बी वाली साइड पर आपको क्या मिलेगा देखने को? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से यहां पे मार्किंग्स देखने को मिलेगी। ए पर क्या कह रहा है? पार्शियल प्रेशर की जगह पर परसेंटेज सैचुरेशन दे दिया, इसलिए गलत हो गया। सेकंड पर सॉल्युबिलिटी दे दिया, इसलिए गलत हो गया। थर्ड पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दे दिया, सही बात है। और परसेंटेज सैचुरेशन दे दिया हीमोग्लोबिन का, सही बात है। तो थर्ड पर आप देख सकते हैं लेबलिंग एकदम सही है। फोर्थ में इसने उल्टा कर दिया, इसलिए गलत हो गया फोर्थ। तो यहां पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बहुत ही आसान सा फिर से एक क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है आपको कि एक इस डायग्राम, इसमें आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्रामेटिक व्यू दे रखा है और इस डायग्रामेटिक व्यू के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं रिलेट करती हैं डिस्क्रिप्शन और फंक्शंस के हिसाब से। मतलब यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शंस लिखे हैं, उनके साथ में यहाँ पर जो लेबलिंग है उसे हमें मैच करना है। पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर लेबलिंग में क्या है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली क्या है? ये एपिग्लॉटिस है। ठीक है, ये यहां पर आप देख सकते हैं क्यू पर कौन है? क्यू पर आपके ब्रोंकाई है। ठीक है, एस पर कौन है? प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं। और पी पर कौन है? पी पर ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो अब देखिए पहला क्या बोल रहा है? फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ विंड पाइप एंड एंटर इनटू द लंग्स। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ब्रोंकाई की बात कर रहा है। ब्रोंकाई जो है मतलब कि जो
हिंदी में इसको ऐसे बोला जा सकता है कि ये किसके डिवीजन से बनता है, जो विंड पाइप है, जो श्वास नली है, उसके विभाजित होने से बनेगा और लंग्स के अंदर एंट्री लेगा। और वो स्ट्रक्चर कौन सी है, ब्रोंकाई। तो ए में क्या लगा देंगे हम लोग, क्यू। उसके बाद प्लूरल मेम्ब्रेन्स, वन ऑफ देम इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद थोरेसिक लाइनिंग, यानी कि प्लूरल झिल्लियां जिनमें से एक जो है पैराइटल वाली, जो बेसिकली जो थोरेसिक है, यानी कि जो आंतरिक वक्षीय भित्ति है उससे जुड़ी हुई रहती है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन यहाँ कहां पर है, एस में है, ये एस से रिलेटेड हो गया। एपिग्लॉटिस जो प्रिवेंट करता है खाने की एंट्री लैरिंग्स के अंदर, और जब भी हम खाने को निगलते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर एपिग्लॉटिस कौन सा वाला हो गया, आर वाला हो गया। और ब्रोंक्यूल्स जिससे आपकी एल्वेलाई निकलती है, और ब्रोंक्यूल यहाँ पर कहाँ दे रखा है, पी में दे रखा है। तो क्यू एस आर पी हमें ढूंढना है, क्यू एस आर पी। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैचिंग इस तरह से कर रखी है कि आपको मतलब इनके हिसाब से लगाना है, पी क्यू आर एस ऐसे लगाना है। तो आप देख सकते हैं ए पर कौन है, क्यू, तो आप ऐसे देखते हैं, पी से स्टार्ट करते हैं, पी पर कौन है, डी, पी पर डी, सही बात है। आर पर है सी, ठीक है, पी के बाद में क्यू, क्यू पर है आपका ए, क्यू पर ए, सही बात है। फिर आर, आर पर कौन है, सी, आर पर सी। एस पर कौन है, बी, एस पर बी। तो हमें यहां पहले ही ऑप्शन में हमारा आंसर मिल जाता है, तो आंसर नंबर फर्स्ट इज दी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। पहली गर्भावस्था में आरएच असंगति। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं जो आरएच से रिलेटेड जो इम्यून रिएक्शन है वो कब शुरू हो जाती है। तो आप जानते ही हैं कि अगर मदर जो है, मदर कौन है, मान लीजिए कि मदर है आरएच फैक्टर के लिए नेगेटिव, ठीक है, और इस मदर का जो फर्स्ट आरएच पॉजिटिव जो बेबी होता है, इसकी डिलीवरी के दौरान, इसका जो कुछ ब्लड है, सम अमाउंट ऑफ ब्लड केम इन कॉन्टैक्ट विथ इस आरएच नेगेटिव माँ का जो ब्लड है उसके साथ में, और इसके ब्लड में फिर जो है मतलब कि माँ का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या कर देगा, स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ एंटी आरएच, मतलब कि आरएच फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन ये फिर शुरू कर देगा माँ का इम्यून सिस्टम। तो ये कब कांटेक्ट में आया, पहले आरएच पॉजिटिव बच्चे की डिलीवरी पर। तो हमें यहां पर यही ढूंढना है कि पहले आरएच पॉजिटिव बच्चे की डिलीवरी कहां पर दे रखी है। हार्ट का कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। अकर्स ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, अकर्स ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, यानी पहले बच्चे के जन्म के दौरान। तो यहां पर अब हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली ये हमें सेकंड इंफॉर्मेशन में कुछ सही लग रहा है, फिर भी आगे पढ़ते हैं। अकर्स व्हेन फीटल ऑर्गन्स, और फीटल ऑर्गन्स का भी कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। और नेवर अकर्स ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, तो यहाँ पर भी इसका कोई है नहीं, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी अगर आरएच पॉजिटिव बच्चे की हो जाएगी तब हम कह सकते हैं। तो अब इन ऑप्शंस में से अगर हमें सही आंसर को चूज करना हो तो हमारे लिए फिर सही आंसर कौन सा हो जाता है, ज्यादा सेकंड ऑप्शन ज्यादा करेक्ट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कौन से ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, आंसर नंबर सेकंड हम इन चारों ऑप्शंस में से ज्यादा सही मान सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि एक न्यूमेरिकल है, कार्डिक आउटपुट दे रखा है 7 लीटर, स्ट्रोक वॉल्यूम दे रखा है 70 ml, तो हार्ट बीट आपको बतानी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे जानते भी होंगे कि जो कार्डिक आउटपुट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। कार्डिक आउटपुट 7 लीटर का मतलब हो गया 7000 ml, ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो 70 ml यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, हार्ट रेट। तो आप जानते ही हैं हार्ट रेट को निकालना होगा, तो 7000 डिवाइडेड बाय 70, तो आंसर कितना आ जाएगा, 100। और 100 हमारे सामने थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग यहां पर आंसर क्या लगाएंगे, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, ईसीजी का डायग्राम है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है कि स्टेटमेंट कितने गलत है, कितने सही हैं, सॉरी ये करेक्ट पूछा है आपसे, कितने सही हैं।
पहला स्टेटमेंट क्या है, पी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। पी तरंग आलिंद के पुनर्ध्रुवण को दर्शाती है, बिल्कुल गलत बात होगी। पी तरंग किसको दर्शाती है, एट्रियम के डीपोलराइजेशन को, यानी विध्रुवण को। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ओनली। कह रहा है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल के बाएं निलय के विध्रुवीकरण को दर्शाता है, तो गलत बात हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल को थोड़ी दर्शाता है, बाकी पूरे हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, पूरे हार्ट के चैम्बर्स में जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स के ही डीपोलराइजेशन को दर्शा रहा है, दोनों को दर्शा रहा है। द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। टी तरंग का अंत सिस्टोल के अंत को दर्शाता है। ये एक बात यहां पर सही है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की गिनती करके हम ब्रीथिंग रेट का पता कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया। ब्रीथिंग रेट थोड़ी पता कर सकते हैं, हार्ट रेट पता कर सकते हैं। तो इन चारों में से पहला ऑप्शन जो है कि एक स्टेटमेंट सही है, वो यहां पर आपका सही है, इसलिए हम लोग आंसर यहां पर क्या लगाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 102 किया हमने, 103 क्या कह रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट टू द डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब परिसंचरण तंत्र के कुछ विकार या कुछ बीमारियां आपको दे रखी हैं, उनमें से गलत वाला कौन सा है ये बताना है। पहला कहा है कि हार्ट फेलियर में हार्ट धड़कना बंद कर देता है, बिल्कुल गलत बात होगी। हार्ट फेलियर में क्या हो जाता है, धड़कना बंद नहीं करता। धड़कना तो किस में बंद करेगा, कार्डिक अरेस्ट में करेगा। हार्ट फेलियर में जो डिमांड है बॉडी की, सप्लाई जो डिमांड है ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वो पूरा नहीं कर पाता, फेल हो जाता है, तो ये गलत हो गया। एंजाइना जो है वो क्या बोला है, सिम्टम है किसका, एक्यूट चेस्ट पेन का। एंजाइना को इसने बोला है, बिल्कुल सही बात है, सीने में जो तेज दर्द होता है वो है एक तरह का लक्षण है उसका। एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द फैट, कोलेस्ट्रॉल इन फाइब्रस टिश्यू व्हिच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरो। सही बात है ये वाली भी। हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक क्या है, जब सडनली स्टॉप हो जाती है, ये भी सही है। तो पहला ही ऑप्शन एक ही गलत पूछा था और एक हमें फर्स्ट में मिल जाएगा, इसलिए हम लोग यहां पर आंसर क्या लगाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था ना, मैं आपका ज्यादा समय इसलिए नहीं लेना चाह रहा, मैं ज्यादा क्योंकि आपको आगे के मिड सेशन की भी तैयारी करनी है, तो हम सीधे पिन पॉइंट उन्हीं मुद्दों, उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं जिनकी वजह से क्वेश्चन सही या गलत हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको पता भी चल रहा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ 6 एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एबीसी दे एक्सक्रीट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट एबीसी के प्रकार के अनुसार 6 जंतुओं का सही वर्गीकरण देता है जो वो उत्सर्जित करते हैं। मतलब ये जो एनिमल्स हैं जो वेस्ट मटेरियल जो सीक्रेट करते हैं, उसका सही डिस्क्रिप्शन कौन सा है ये हमें पहचानना है। पहला देखिए, ए पर कह रहा है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक में इसने बोला पिजन और ह्यूमंस, ठीक है, कबूतर और मनुष्य, तो ये वाला ऑप्शन आप जानते हो गलत हो जाता है, ये तो यूरियोटेलिक है। फिर आगे तो पढ़ने की वैसे भी जरूरत नहीं है। फिर ए पर इसने फ्रॉग को बोल दिया, अमोनोटेलिक यानी अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले। मेंढक तो यूरिया का उत्सर्जन करता है, यूरिया का सिक्रेशन करता है, ये भी गलत हो जाता है। फिर अगर आप लोग देखिए थर्ड ऑप्शन ए पर अमोनोटेलिक में कह रहा है एक्वेटिक एम्फीबियन, बिल्कुल सही बात है, पानी में रहने वाले वो अमोनिया का एक्सक्रीशन करेंगे। फिर यूरियोटेलिक में फ्रॉग, यूरियोटेलिक है, ह्यूमंस यूरियोटेलिक है, यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। और पीजन जो कि एवीज है, जो कि बेसिकली यूरिक एसिड का सिक्रेशन करता है। लिजार्ड जो है वो रेप्टाइल है, यूरिक एसिड का सिक्रेशन करता है। कॉकरोच इंसेक्ट्स में यूरिक एसिड का सिक्रेशन करता है। तो इस थर्ड ऑप्शन यहाँ पर एग्जैक्टली सही मैच हो रहा है। अगर आप फोर्थ देखेंगे तो यहाँ पर इसने कॉकरोच को यूरियोटेलिक बोल दिया है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो इनमें से अगर हम देखें थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे तो इस क्वेश्चन में हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सही क्रम में व्यवस्थित करना है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर। तो अब देखिए ये एक तरह का आपका जो हाइपोथैलेमिक कंट्रोल है किडनी का, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, द्रव की अत्यधिक हानि हो गई, किसी भी कारणवश ऐसा हो सकता है। जब बहुत ज्यादा जब लॉस हो जाएगा ब्लड का, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेटेड हो जाएगी, क्योंकि ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी, पानी की कमी हो गई ना शरीर में, तो स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर, तो सेकंड पर बी आना चाहिए। अब ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है वो हाइपोथैलेमस में है, तो उद्दीपन किसको देंगे, हाइपोथैलेमस को, तो फिर स्टिमुलेशन होगा हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एडीएच या वैसोप्रेसिन का स्त्राव करेगा ताकि पानी का वापस से रीएब्जॉर्प्शन करवाया जाए, तो ये डी भी सही दे रखा है। और एडीएच की वजह से क्या होगा, डिस्टल ट्यूब्यूल्स जो है, कलेक्टिंग डक्ट जो है, वहां से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, तो ये बात भी सही है। और इसकी वजह से जब फ्लूइड आएंगे ब्लड में, यानी कि जब ब्लड का एक तरह का रक्त का जो तरल आयतन है वो बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड्स के कारण जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली क्या हो जाएंगे,
स्विच ऑफ हो जाएंगे और जो एडीएच का रिलीज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सारा सीक्वेंस इसी ऑर्डर में एकदम सही से व्यवस्थित कर रखा है। तो ए बी सी डी ई एफ हमें चूज करना है। ए बी सी डी ई एफ आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें हमारा सही आंसर मिल जाता है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोडायलिसिस सर्व्स एंड प्रोलॉन्ग्स लाइफ ऑफ। हीमोडायलिसिस किन रोगियों के जीवन काल को लंबा करने में सहायता करता है? तो आप समझते ही हैं हीमोडायलिसिस किस में हम लोग काम में लेते हैं, जब किडनी फेल हो जाती है, और किडनी फेल या किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिससे आपका बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट के लेवल बढ़ जाते हैं। अब नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हो तो यूरिया यहाँ पर है, तो उनसे रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं वो कौन से हैं, यूरेमिक। तो बिल्कुल सही बात है, यूरेमिया से जो पीड़ित व्यक्ति हैं जिनके ब्लड यूरिया लेवल बढ़े हुए हैं, वहां पर उनकी किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही, तो हीमोडायलिसिस जो है उनके लिए वो काम करेगा और उनके ब्लड से यूरिया बाहर निकालेगा, इसलिए उनकी हेल्प करेगा। तो यहां पर हम 106 में कौन से आंसर के साथ जा सकते हैं? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, द मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट द फिलामेंट दैट मूव और शॉर्टन मसल इन। मांसपेशी संकुचन में स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के अनुसार मांसपेशी को छोटा करने के लिए जो फिलामेंट गति करता है, गति कौन सा करता है? देखिए होता क्या है कि ये तो कौन है, ये तो है आपके थिक फिलामेंट, और इन थिक फिलामेंट के ऊपर आप देख सकते हैं ये जो है, ये कौन है, थिन फिलामेंट। तो ये जो थिक फिलामेंट है इन पर मूवमेंट किस में हो रहा है? थिन फिलामेंट पे हो रहा है। इन पर क्या हो रहा है? इस पर मूवमेंट हो रहा है, मतलब थिन फिलामेंट जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। तो ये क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। किसके ऊपर स्लाइड कर रहे हैं? थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। कौन से वाले स्लाइड कर रहे हैं? थिन वाले स्लाइड कर रहे हैं। किसके ऊपर? थिक के ऊपर। तो बस थिन वाले बने हुए किससे होते हैं? ये किससे बने हुए? एक्टिन से। तो बस एक्टिन हमें कहां मिल रहा है? सेकंड ऑप्शन में ही हमें हमारा आंसर मिल जाता है। तो ये हो गया आपका सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहां पर आपको सही मिलान जो है पहचानना है। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, आप वहां से इसकी लेबलिंग भी कर सकते हैं। और अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो सी नंबर की जो बोन है, ठीक है, ये जो सी नंबर की बोन है ये क्या शो कर रही है यहाँ पर? ये हायोइड बोन है। कौन सी बोन है ये? हायोइड बोन। ठीक है, हायोइड बोन जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? टंग बोन जिसे हम लोग कह सकते हैं। और हायोइड बोन जो है आपको यहाँ पर सी की जो है करेक्ट मैचिंग है। बाकी जो डी बी ए जो है इनकी जो मैचिंग अगर आप लोग देखोगे, जैसे इसने डी को क्या बता रखा है? पैराइटल। ठीक है, आपके ए को क्या बता रखा है? बेसिकली इसने टेम्पोरल। बी को क्या बता रखा है? वोमर। तो ये मैचिंग जो है यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर न्यूरॉन्स की मैचिंग यहाँ पर बता रखी है कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप जान ही रहे हैं। देखिए यूनिपोलर में होगा क्या? यूनिपोलर में आपका जो है ना बेसिकली साइटोन होगा ही होगा, सब में होगा साइटोन। तो बाइपोलर में भी साइटोन है, मल्टीपोलर में भी साइटोन है, पर यूनिपोलर में जो डेंड्रॉन है वो नहीं है, और जो एक्सॉन है वो खाली एक ही होगा। बाइपोलर में जो डेंड्रॉन है ये भी एक होगा और एक्सॉन जो है ये भी एक होगा। यहां पर जो डेंड्रॉन है, डेंड्राइट्स हैं, वो क्या होंगे? बहुत सारे होंगे, और यहां पर एक्सॉन क्या होगा? एक ही होगा। तो यूनिपोलर में क्या कह रहा है? सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन ओनली फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। सही बात है एकदम। बाइपोलर में सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्राइट। नहीं, ये बात गलत हो गई। टू और मोर डेंड्राइट ये तो किस में होगा? मल्टीपोलर में होगा, फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ए के सामने फर्स्ट तो सही आ रहा है, और बी के सामने क्या आना चाहिए? सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई। तो बी के सामने थर्ड आना चाहिए, तो बी के सामने हमने थर्ड लगा दिया। और सी के सामने क्या आना चाहिए? सेकेंड आना चाहिए। तो 1 3 2 1 3 2 फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें हमारा सही आंसर मिल जाता है, इसलिए हम लोग इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जंपिंग ऑफ द एक्शन पोटेंशियल एट द नोड्स ऑफ रेनवियर इज नोन एज। रेनवियर के नोड्स पर क्रिया विभव का कूदकर चलना क्या कहलाता है? देखिए जो कूदना है, या बेसिकली जो मैं कहूं जंपिंग वर्ड जो है ना, इससे रिलेटेड शब्द जो है
वो है आपका सॉल्टेटरी। याद होगा आपको इवोल्यूशन में म्यूटेशन के लिए भी, म्यूटेशन थ्योरी में म्यूटेशन को ह्यूगो डी वेरीज ने क्या कहा गया, साल्टेशन वर्ड का यूज किया ना वहां पर, साल्टेशन, साल्टेटरी, इसका मतलब ही कूद करके चलना होता है। तो कूद करके चलने से रिलेटेड यहां पर बात की गई है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जैसे यहां पर एक माइलिन शीट आ गई, यहां पर माइलिन शीट आ गई, यहां पर माइलिन शीट आ गई, और इनके बीच में जो नोड्स बच गए जिन्हें हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं, यहां पर एक्शन पोटेंशियल ऐसे जंप कर करके जाता है। तो इस तरह का कंडक्शन क्या कहलाता है, सॉल्टेटरी कंडक्शन कहलाता है, जो हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल जाता है। इसलिए हम लोग यहां पर आंसर क्या लगाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 111 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेन का एक सैजिटल सेक्शन यहाँ पर दे रखा है। इसमें आप देख सकते हैं आपको जो ए पर दिख रहा है, ये ए पर क्या है बच्चों, ये है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। आप समझते हैं हिंदी में से हम क्या कहेंगे, प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध। ठीक है, आगे बी पर आप देख सकते हैं, बी पर कौन है, बी पर है कॉर्पस कैलोसम। बी पर कौन आ गया, कॉर्पस कैलोसम। इसके सामने है सेरेबेलम के, तो सी पर आप देख सकते हैं, सी पर कौन है, पोन्स वेरोलाई, और फिर यहां पर मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाएगा, और यहां से जो निकल रही है वो कौन है, डी पर स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मेरु रज्जु। इसके हिसाब से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने। तो फर्स्ट पर ए पर कह रहा है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सही बात है। बी को इसने स्पाइनल कॉर्ड कह दिया, बल्कि बी तो कौन है, कॉर्पस कैलोसम, तो गलत हो जाता है। फिर इसने ए को ही डायरेक्ट ही कॉर्पस कैलोसम कह दिया, तो ये भी गलत हो जाता है। फिर थर्ड को पढ़ते हैं, ए पर सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सही बात है। बी पर कॉर्पस कैलोसम, सही बात है। सी पर पोन्स, सही बात है। और डी पर स्पाइनल कॉर्ड, सही बात है। तो थर्ड ऑप्शन में हमारी सारी मैचिंग जो है वो एग्जैक्टली सेट बैठ रही है, इसलिए हम यहां पर कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट है यहां पर आपके सामने 112 नंबर का क्वेश्चन। यहां पर ये कह रहा है कि असर्शन रीजन है, ये पीएनएस में कह रहा है खाली एफरेंट फाइबर होते हैं, तो आप समझते हैं एफरेंट भी है और इफरेंट भी है, इसलिए यहां पर ये असर्शन क्या हो जाता है, गलत। विसरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ गैंग्लिया एंड प्लक्सेस, तो रीजन तो सही है। ठीक है, तो रीजन यहां पर सही है। अब ऐसा ऑप्शन हमें चूज करना है जहां पे बोल रहा हूं कि असर्शन गलत है, रीजन में भी करेक्ट और फॉल्स। तो आप देख सकते हैं यहां पर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, तो ये हमें कहां मिला, फोर्थ ऑप्शन में मिल गया, तो इसलिए हम लोग यहां पर फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंडोक्राइन से रिलेटेड है, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए कौन है, तो देखिए आप समझ सकते हैं पोर्टल सिस्टम का यहाँ पे डायग्राम है। ए पर आप देख सकते हैं, ए पर है हाइपोथैलेमस, तो ए पर हाइपोथैलेमस है। बी कौन है, तो बी है आपके हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। ठीक है, सी क्या है, सी एक प्रकार का देखिए पोर्टल सिस्टम है, हाइपोफिशियल पोर्टल वेन है जो यहां से कलेक्ट करके एंटीरियर पिट्यूटरी में जा रही है, तो ये एक तरह का कौन सा है, ये पोर्टल सिस्टम है, पोर्टल सर्कुलेशन है। अब जिसमें पोर्टल सर्कुलेशन नहीं है, एक्सोन आ रहे हैं डायरेक्ट, तो ये वाला डी वाला पार्ट कौन सा है, डी वाला है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो ए पर हाइपोथैलेमस, बी जो है हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन, सी पर आपका बेसिकली निवाहिका तंत्र, और डी कौन है, पश्चपीयूष। अब आपको यहां पर ये ढूंढना है, तो देखिए ए पर कह रहा है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, गलत बात होगी, ए पर हाइपोथैलेमस है। फिर ए पर कह रहा है हाइपोथैलेमस, सही बात है। बी पर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, सही बात है। सी पर पोर्टल सर्कुलेशन, सही है। और डी पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सही है। तो सेकंड ऑप्शन में एग्जैक्टली सेम मैचिंग हमें मिल जाती है, इसलिए हम यहां पर कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फिर से एक बेसिक सा क्वेश्चन है, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, हमें आइडेंटिफाई करना है ए टू बी, तो आप समझ ही सकते हैं। डी यहां पर देखिए कौन सा हार्मोन है, स्टेरॉयडल हार्मोन होगा। ठीक है, स्टेरॉयडल हार्मोन है। सी जो है वो यहां पर न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और ये जो सी है यहां पर जाकर के जब जुड़ा है तो ये क्या बना होगा, यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ये है हार्मोन और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये डीएनए को इसने सिग्नल दिया और डीएनए से ए में, डीएनए ने क्या बनाया होगा, ए पर मैसेंजर आरएनए बनाया होगा, जिसकी वजह से आगे रेस्पॉन्स क्रिएट हुए होंगे। तो बस यही हमें मैचिंग करनी है। ए पर कह रहा है कि डीएनए है, ए पर तो एमआरएनए आना चाहिए था, तो ये गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन ए में कह रहा है एमआरएनए, सही बात है।
बी पर कह रहा है न्यूक्लियस, सही बात है। सी पर कह रहा है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, सही बात है। और डी पर कह रहा है स्टेरॉयड हार्मोन, सही बात है। यानी कि सेकंड ऑप्शन में हमारी सारी मैचिंग मिल जाएगी, इसलिए हम यहां पर किस ऑप्शन के साथ मूव करेंगे? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 115 पे चलते हैं। 115 जो है वो क्या कह रहा है कि GnRH स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन। GnRH पीयूष को गोनेडोट्रोपिन के संश्लेषण और स्त्राव के लिए उत्तेजित करता है, सही बात है। FSH और LH के सिक्रेशन के लिए जो स्टिमुलेशन आएगा वो हाइपोथैलेमस से GnRH के रूप में आएगा, एक तरह का पॉजिटिव स्टिमुलेशन होगा। ठीक है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ये बिल्कुल रीजन जो था, ये असर्शन का एकदम सही एक्सप्लेनेशन ये कर रहा है। GnRH इसलिए एंटीरियर पिट्यूटरी को बेसिकली स्टिमुलेट कर पा रहा है क्योंकि सिस्टम ही इस तरीके का होता है कि हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले जो भी हार्मोन्स हैं उनके सिंथेसिस को, उनके रिलीज को रेगुलेट करते हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए हम लोग यहां पर फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर हार्मोन्स की मैचिंग है, आसान सा क्वेश्चन है। FSH, FSH जो है आप जानते हैं ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट में अंडाशय पुट्टिका के विकास को उत्तेजित करता है। तो ए पर हमारा फोर्थ आना चाहिए, तो ए पर मैंने फोर्थ लगा दिया। MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ह्यूमंस में जो इसका काम है वो अभी तक एकदम हम कह नहीं सकते कि सही है, बट बाकी जगह पर अगर हम देखें तो ये पिगमेंटेशन जो है उसको रेगुलेट करता है। पिगमेंटेशन यानी मेलानिन पिगमेंट्स को क्या करता है? फैलाता है, तो स्किन का कलर डार्क करता है। ठीक है, और जो रंग बदलने की प्रॉपर्टी है मेटाक्रोसिस, उसमें भी क्या करता है? हेल्प करता है। तो बी पर क्या आएगा? रेगुलेट पिगमेंटेशन। तो रेगुलेट पिगमेंटेशन सामने ही लिखा हुआ है, तो बी पर आना चाहिए। सेकंड, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये जल में मूत्र की हानि यानी लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन को प्रिवेंट करता है, डायूरेसिस को कम करता है। तो प्रिवेंट डायूरेसिस सी के सामने ही लिखा हुआ है, तो यहां पर आना चाहिए आपका थर्ड। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क फॉर्मेशन करता है जो कि फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा हुआ है, तो यहां पर आना चाहिए फर्स्ट। तो 4 2 3 1, 4 2 4 2 3 1 आप देख सकते हैं, बाकी में ये मैचिंग नहीं बैठेगी, तो सेकंड ऑप्शन में ये मैचिंग यहां पर बैठ जाती है, इसलिए हम लोग यहां पर आंसर क्या लगाएंगे? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख ही चुके होंगे, हम लोग 12th के पोर्शन में एंट्री ले चुके हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। स्क्रॉटम आप जानते हैं, स्क्रॉटम एक सैक है, एक थैले के समान संरचना है जो मेल के टेस्टिस को कवर करती है। मेल के टेस्टिस बॉडी से बाहर होते हैं। कारण क्या होता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि जो शुक्राणु निर्माण की क्रिया है उसमें 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से। अब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर जो है वो किसमें रेगुलेट हो पाता है? स्क्रॉटम के अंदर रेगुलेट हो पाता है। तो बस हमसे क्वेश्चन यही पूछा है कि स्क्रॉटम जो है वो लो टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो कितना वो टेम्परेचर होना चाहिए? तो आप देख सकते हैं 2 से 2.5 डिग्री वाला ऑप्शन यही है। ये साइन भी कैसा लग रहा है यहाँ पर? लेसर का लग रहा है कि 2 से 2.5 डिग्री लेस होना चाहिए नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से। बस क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पर सीधा सा आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्यों? समझ में आ रहा है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है जिसमें आपको जो सही मैचिंग है उसको पहचाननी है। अब ऐसे क्वेश्चन में आप लेबलिंग करोगे तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो यहां पर अपन ऑप्शन से जाएंगे। ठीक है, तो ए पर कह रहा है टेस्टिस, ए को कह रहा है टेस्टिस, जिसमें कह रहा है 3 से 4 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। ठीक है, कितने लोब्यूल बता रहा है? 3 से 4 टेस्टिकुलर लोब्यूल इसने बोला है। तो बताओ सही है गलत है? गलत बात होगी ऑब्वियसली, जो कंपार्टमेंट है उनकी बात हो रही है। बी पर कह रहा है सेमाइनल वेसिकल है जहां पर स्टोरेज होता है स्पर्म्स का, तो आप देख सकते हैं बी जो है आपकी सेमाइनल वेसिकल है पर स्टोरेज नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। सी पर कह रहा है वास डेफरेंस है जो स्पर्म के ट्रांसफर में हेल्प करती है, ये देखिए ये सी पर, ये जो है आपका वास डेफरेंस है जो स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी, तो सी वाली मैचिंग यहां पर सही है। डी पर कह रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, जो सीक्रेट करती है कौन सा फ्लूइड? स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड। तो आप लोग देख सकते हैं डी पर कौन है? प्रोस्टेट ग्लैंड है जो बेसिकली एसिडिक फ्लूइड सीक्रेट करती है। तो ये बात यहां पर जो है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग अगर देखें इनमें से तो हमारा जो सही आंसर है वो कहाँ मिल रहा है हमें?
थर्ड ऑप्शन में मिल जाता है, सी में मिल जाता है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, बेसिकली सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, जिसमें से हमें सही लेबलिंग को क्या करना है, बेसिकली आइडेंटिफाई करना है। तो ए पर आप देख सकते हैं कि ए पर कौन है, ए पर बेसिकली यूट्रस है। ठीक है, फिर बी पर क्या है, तो बी पर यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, ई पर क्या है, सी पर क्या है, तो सी पर यूरेथ्रा की ओपनिंग है। इसी तरह से डी पर क्या है, डी पर बेसिकली सर्विक्स है, और ई पर कौन है, वेजाइना है। तो बस, तो ए पर यूट्रस, ए पर यूरेथ्रा बोल दिया, गलत बात है। ए पर फिर से यूरेथ्रा बोल दिया, गलत है। ए पर यूरेथ्रा बोल दिया, गलत है। ए पर यूट्रस। ठीक है, बी पर यूरिनरी ब्लैडर, सी पर यूरेथ्रा, डी पर सर्विक्स और ई पर वेजाइना। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैचिंग हमें एक ही ऑप्शन को पकड़ने से मिल जाती है, इसलिए हम लोग यहां पर फोर्थ ऑप्शन के साथ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैमरी ग्लैंड से रिलेटेड है। मैमरी ग्लैंड के अंदर अगर आप लोग देखेंगे यहां पर, तो आपसे पूछा क्या है कि डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू दे रखा है मैमरी ग्लैंड का, एबीसीडी और उनके रेस्पेक्टिव फीचर्स दे रखे हैं। अब आपको यहां पर जो बेसिकली सही ऑप्शन है वो चूज करना है। ठीक है, अगर आप लोग इसको देखेंगे तो जो बेसिकली यहां पर अगर आप लोग इसको देखेंगे तो सी पर आप लोग देख सकते हैं कि जो सी है उस पर क्या है, सी पर किसको बता रखा है इसने, निप्पल को बता रखा है। ये डक्ट थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो सी बेसिकली निप्पल है जिसमें ओपनिंग हो रही है किनकी, लैक्टिफेरस डक्ट्स की, जिसके थ्रू जो मिल्क है उसे सक किया जाता है। तो ऐसे में अगर हम लोग देखें, जैसे कि डी पर इसने बोल दिया मैमरी लोब, ठीक है, ए पर इसने कह दिया मैमरी डक्ट, बी पर कह दिया इसने एरियोला, एरियोला को कह दिया कि डक्ट थ्रू विच ग्लैंडुलर सिक्रेशंस बी रिलीज। तो अगर इन सारों के ऑप्शंस में अगर हम लोग देखें तो फोर्थ पे जो है बेसिकली हमें ज्यादा करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया इसमें हमारा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Condoms or फेमिडोम्स आर मेड अप ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट विच इज यूज्ड टू कवर। कॉन्डोम या फेमिडोम पतली रबर या लेटेक्स के बना होता है, जिसको किसको ढकने के लिए उपयोग में किया जाता है, तो मेल में पेनिस को और फीमेल में किसको, वेजाइना को। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सर्विक्स को। ठीक है, वेजाइना में तो इसको लगाया जा सकता है, तो सर्विक्स को हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो पेनिस इन मेल और सर्विक्स इन फीमेल। अब वासा एफरेंशिया और यूटेराइन डक्ट इनका कोई लेना देना ही नहीं है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड तो सही है और ये दोनों तो सही है और ये दोनों गलत है। स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू और रेस्ट आर फॉल्स। ये हमें मिल जाता है हमारे थर्ड ऑप्शन के अंदर, इसलिए हम लोग यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के साथ मूव करेंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखते ही सॉल्व हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर फिर से कॉपर आयन रिलीजिंग आईयूडी पूछा और इसका करेक्ट फंक्शन यहाँ पर पूछा है। देखिए LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग हो गई, लिपेज लूप न्यूट्रल वाली हो गई, प्रोजेस्टाट, ठीक है, यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन की बात हो रही है, और मल्टीलोड 375 ये आप देख सकते हैं, ये सप्रेस करेगी स्पर्म मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। और मल्टीलोड 375 कौन सी वाली है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो एग्जैक्टली देखते ही सॉल्व हो रहा है, और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही आंसर आ जाता है। ये तो आपको नाम याद है ना, कॉपर, ठीक है, कॉपर आयंस का रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक डायग्राम दिया हुआ है, क्या शो कर रहा है, तो ये क्रिस्टलाइजेशन का मेथड है एक तरह की, हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्यूबेक्टोमी जो है बेसिकली परफॉर्म की जा रही है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को टाई कर दिया गया है। तो सर्जिकल इंटरवेंशन यूटेराइन ट्यूब टू प्रिवेंट और ट्रीट ओवेरियन कैंसर। गलत बात हो गई, ओवेरी के कैंसर का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। डिवाइसेस अप्लाई किए जा रहे हैं यूटेराइन कैंसर सेल को, तो गर्भाशय कैंसर कोशिकाओं, तो कैंसर से रिलेटेड भी कुछ भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है। इंसिजन इन यूटेराइन ट्यूब इन द एब्डोमेन टू ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट, युग्मक परिवहन को अवरुद्ध करने के लिए उदर में गर्भाशय नलिका में चीरा लगाना। बिल्कुल सही बात है, एब्डोमेन में चीरा लगाएंगे और एब्डोमेन में चीरा लगा करके गैमेट ट्रांसफर को यहाँ पर ब्लॉक किया जा रहा है। एब्डोमेन में चीरा लगा करके यूटेराइन ट्यूब जो है, फैलोपियन ट्यूब जो है, उसे बांध दिया जा रहा है। तो ये इनमें अगर आप लोग देखोगे तो थर्ड ऑप्शन सही बैठ रहा है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें कह रहा है वास डेफरेंस, तो वास डेफरेंस तो मेल का स्ट्रक्चर है, तो ये तो पूरी तरह से गलत हो जाता है। तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो सीधे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन जो है हमारा एग्जैक्टली में सही इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आपको यहां पर बताना है कि एमटीपी से रिलेटेड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी कैन लीगली बी डन विद सम रेस्ट्रिक्शंस अप टू 24 वीक ऑफ फीटल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एमटीपी
एक्ट। एमटीपी कंसिडर्ड सेफ अप टू सेकेंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ माना जाता है। एमटीपी हैज रिजल्टेड इन लार्ज स्केल फीटिसाइड, एमटीपी के कारण बड़े पैमाने पर भ्रूण हत्या हुई है। एमटीपी शुड बी मीन्ड फॉर रिमूविंग अनसस्टेनेबल प्रेगनेंसीज ड्यू टू कॉन्जिनेंटल मेल फंक्शंस। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली गलत हो जाता है। बाकी के ये जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ये सही है। बड़े पैमाने पर भ्रूण हत्या तो हुई है। अगर आपने वो लाइन पढ़ी होगी कि कितनी 1/5 जो पॉसिबल प्रेगनेंसीज हैं वो किस में चेंज मतलब क्या बोलते हैं, एमटीपी के कारण खत्म हो जाती है। तो इस वजह से ये कहना चाह रहा है ना। तो सेकेंड फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। और अगर आप इनको ढूंढोगे तो ये ऑप्शन देखिए, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये एग्जैक्टली यहां पर सही बैठ रहा है, इसलिए हम लोग यहां पर थर्ड ऑप्शन के साथ में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब यहां से जेनेटिक्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं। विच टर्म बेस्ट कैरेक्टराइज द ट्रेट्स ऑब्जर्व बाय ग्रेगर मेंडल इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी। जो मटर के पौधे पर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने जो ट्रेट्स लिए थे उनको एक वर्ड दिया था। तो वो ट्रेट्स क्या थे? वो ट्रेट्स थे आपके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मतलब अपोजिट ट्रेट। ऐसा नहीं कि एक काला कलर ले लिया तो भूरा कलर, ऐसे ये वाले जो ट्रेट है मिलते जुलते से एकदम अपोजिट, जैसे काला और सफेद। ठीक है, जैसे टॉल और ड्वार्फ। तो इनको इनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया था? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आप देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग यहां पर कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन ए क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस, कैपिटल टी की क्रॉस स्मॉल टी से कराएंगे तो द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स इन F2 जनरेशन। तो आप समझते ही हैं, इसकी क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसकी ये कौन सी जनरेशन आ गई? F1 आ गई। और जब हमें F2 निकालनी है तो हम क्या करेंगे? F1 की F1 से क्रॉस करवाएंगे। मतलब बेसिकली क्या करवाएंगे हम लोग? बेसिकली हम लोग सेल्फिंग करेंगे। और जब कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉस हम कैपिटल टी स्मॉल टी से कराएंगे तो यहां पर आपको क्या पूछा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी का परसेंटेज पूछा है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी जीनोटाइपिक रेशियो पूछा है, तो 1:1 का रेशियो आता है। कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कितना आ गया? 2। कितने में से आया? 4 में से। ठीक है, अगर मैं इसका परसेंटेज वाइज निकालूं तो ये कितना आ गया? अप्रोक्स 50%। और 50% आपका फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आप सभी का सही हुआ होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या बोला है? एक पेडिग्री, आपको यहां पर पेडिग्रीज दे रखी है। अब यह कह रहा है कि फादर हैज ए ट्रेट, बिल्कुल फादर जो है वो डिजीज है और मदर जो है वो क्या है? नॉर्मल है। ऑल देयर सन्स, ये देखिए ये बेटा, ठीक है, एंड डॉटर, और ये दोनों सभी क्या है? ट्रेट है। द सेम ट्रेट वाज फाउंड इन सम ग्रैंड डॉटर्स। कुछ ट्रेट जो है वो ग्रैंड डॉटर्स में भी पाया गया है। तो अगर आप यहां देख सकते हैं तो ये ग्रैंड डॉटर जो है यहां पर है इस तरह से। मैं फर्स्ट ऑप्शन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके जस्ट वो नीचे भी आ रहा है, ग्रैंड डॉटर्स में है। थ्रो द डॉटर वर मैरिड टू द नॉर्मल पर्सन, और डॉटर जो है वो नॉर्मल पर्सन के साथ में मैरी की है। तो चूज पेडिग्री आपको करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग क्या कर सकते हो? पेडिग्री बना भी सकते हो, साथ साथ पर वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि आप ऑप्शंस में जो पेडिग्री दे रखी है उनको क्वेश्चन के साथ में क्या करो? रिलेट कर लो। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा मैंने भी आपके सामने सॉल्व किया तो पेडिग्री की देखोगे तो इसमें क्या हो गया कि ग्रांड सन में भी ये ट्रेट आ गया। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि ट्रेट वाज फाउंड इन सम ग्रांड डॉटर्स। ठीक है, ग्रांड डॉटर्स में ही वो ट्रेट मिल रहा है। यहां पर आप लोग देखोगे तो यहां पर जो है डायरेक्ट ही उसके बच्चों में नहीं गया, तो ये भी गलत हो जाता है। यहां पर आप देखोगे तो फादर में ही ट्रेट नहीं है, तो ये भी पेडिग्री गलत हो गई। ये पेडिग्री इसलिए गलत हुई क्योंकि यहाँ पे ग्रांड सन में भी ट्रेट आ गया। तो अगर इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अगर आप चारों में से देखोगे तो पहले नंबर की जो पेडिग्री है वो सही तरीके से हमारी इस कंडीशंस को डिस्क्राइब कर रही है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन के साथ, इसीलिए हम लोग जाएंगे। तो आंसर नंबर फर्स्ट जो है हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पे चल सकते हैं। ए नॉर्मल वुमन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। एक नॉर्मल वुमन है, ठीक है, नॉर्मल वुमन है जिसके पिताजी कलर ब्लाइंड थे, तो ऑब्वियसली ये कैरियर हो जाएगी क्योंकि इसका जो फादर है वो क्या था? कलर ब्लाइंड था। तो एक एक्स क्रोमोसोम यहां पर आया होगा। ठीक है, ए नॉर्मल वुमन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरीज ए नॉर्मल मैन। अब इसकी शादी हो रही है किससे? नॉर्मल व्यक्ति के साथ में।
ठीक है, तो क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए? अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर x स्मॉल c और इधर x और इधर y, अगर आप इसको बनाओगे तो x y x स्मॉल c और x स्मॉल c y, ठीक है। ये इस तरह से आपके सामने चार मैंने ऑप्शंस बना दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉटर जो है वो बेसिकली कैरियर है और जो सन जो है वो बेसिकली कलर ब्लाइंड है। ऑल डॉटर्स नॉर्मल, सभी बेटियां नॉर्मल है, नॉर्मल तो है ही। 50% ऑफ सन कलर ब्लाइंड, आप देख सकते हैं ये सभी डॉटर्स नॉर्मल है और इनमें से दो में से एक बीमार है, तो 50% सन कलर ब्लाइंड है। पहली ऑप्शन में हमें सही आंसर मिल गया। इसमें ऑल सन को कलर ब्लाइंड कह दिया इसलिए गलत हो गया, 50% डॉटर को कलर ब्लाइंड कह दिया इसलिए गलत हो गया, सभी डॉटर्स को कलर ब्लाइंड कह दिया इसलिए गलत हो गया। तो सीधा सा आंसर हमें फर्स्ट ऑप्शन में मिल जाता है, इसलिए हम यहाँ पर कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, यहाँ पर देख सकते हैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन को उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको सही तरीके से सॉल्व कर दिया होगा कि कौन से स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो आप देख सकते हैं ए पर कौन है? ए पर है आपकी इलेक्ट्रोड्स। बी पर जो इसने मिक्सचर लिया है उसमें किसको लिया है? इसने अमोनिया को लिया है। अमोनिया के साथ में किसको लिया होगा? हाइड्रोजन को लिया होगा। हाइड्रोजन के साथ में वाटर तो होगा ही, वाटर वेपर्स जा रहे हैं, और इसमें फिर कौन होगी? मीथेन भी है, ठीक है, मतलब मीथेन आ गई यहाँ पर। तो इस तरह से बी में मिक्सचर आ गया। सी पर कंडेंसर लग रहा है। डी पर कौन है? डी पर एक यू ट्रैप इस तरीके से बना हुआ है। तो जब आप इसकी लेबलिंग करेंगे इस क्वेश्चन की, आपकी मॉड्यूल्स में, आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, तो आप लोग जब इसको लेबल करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन से एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो हम इसमें आंसर फर्स्ट के साथ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान सा है, मिलर का एक्सपेरिमेंट है। मिलर ने क्या किया था? जो सेम कंडीशंस उन लोगों ने बताई थी उसे क्या किया था? लेबोरेटरी स्केल पर उसको वापस से बनाया था। तो इसलिए सही है, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ज्यादा सोचने समझने की, दिमाग लगाने की इसमें कोई खास जरूरत आपको नहीं है। आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आपको इसकी लेबलिंग आनी चाहिए जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। अब सीनोजोइक एरा को किसका युग कहा जाता है? तो मीसोजोइक एरा जैसे जो था ना रेप्टाइल्स का था, तो ऐसे ही सीनोजोइक एरा जो है वो किसका है? वो मैमल्स का युग है ना। हमारी एज है, मैमल्स की एज है, इसलिए थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग इसमें जाएंगे कि मैमल्स की यानी स्तनधारियों का युग है। तो थर्ड ऑप्शन जो है, ठीक है। सीनोजोइक एरा और मीसोजोइक, ये आपको पता है ना, ये हमारी जियोलॉजिकल टाइम स्केल है जिसको हमने एराज में, पीरियड्स में, ठीक है, इनमें डिवाइड किया है। तो एक बार इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस बार भी क्वेश्चन आया था तो आ सकते हैं इस पर क्वेश्चन की कौन सा एरा जो है कुछ खास इंपॉर्टेंट वो देखना है बस हमें। नेक्स्ट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक ये डायग्राम दे रखा है नॉर्मल, और ये 3 जगह से इसका ग्राफ मूव हो रहा है, वो आपको बताना है। आप यहां पर देख सकते हैं ये धीरे धीरे इस तरह से नैरो होता जा रहा है। तो ये जो नैरो होता जा रहा है मतलब मीन पोजीशंस के लोगों का सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है। तो ये कौन सा वाला हो गया? आपका बैलेंसिंग सिलेक्शन हो गया, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, इस डायरेक्शन में भी शिफ्ट हो सकता है, मतलब किसी भी एक एक्सट्रीम फिनोटाइप वालों का सिलेक्शन हो रहा है। मतलब ये कैसा हो गया? डायरेक्शनल हो गया। और यहां पर आप देख सकते हैं 2 पीक्स बन रहे हैं, मतलब दोनों एक्सट्रीम वालों का सिलेक्शन हो रहा है। जो मीन कैरेक्टर की वैल्यू वाले हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो मतलब इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? डिसरप्टिव यानी कि विदारक, ठीक है। तो बैलेंसिंग मतलब स्थायी कारक, डायरेक्शनल मतलब दिशात्मक, और डिसरप्टिव मतलब विदारक, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंसिंग कौन सा है? पी ऑप्शन पे क्या आना चाहिए? बैलेंसिंग या स्टेबलाइजिंग हम जिसे कह सकते हैं। और ऐसा आप देखिए एक ही ऑप्शन है, क्यू पर डायरेक्शनल और आर पर डिसरप्टिव, इसलिए हम यहां पर इस क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, यहां पर आप देख सकते हैं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट होमो हैबिलस। होमो हैबिलस के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को क्या करना है? पहचानना है। तो होमो हैबिलस के रिगार्डिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसे सक्षम या कुशल मनुष्य भी कहा जाता है, सही बात है। ऑल्सो कॉल्ड टूल मेकर, ये तो बहुत ही फेमस है, तो ये भी जानते हैं। फॉसिल्स जो है वो ईस्ट अफ्रीका से डिस्कवर हुए थे, सही है। ये आप देखिए, ये बिल्कुल साफ पता चल रहा है 500 सीसी जो है इसकी क्रीनियल कैपेसिटी यहां पर बता रखी है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। हैव ए टीथ लाइक मॉडर्न मैन, सही है। लिव नियरली 2 मिलियन ईयर एगो, सही है, सही है, सही है। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो फोर्थ ऑप्शन क्रीनियल कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा गलत हो जाता है। तो यहां आप ऑप्शंस पढ़ोगे तो केवल फोर्थ आपको कहां मिल रहा है? सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है। इसलिए हम लोग यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएंगे?
सेकंड ऑप्शन के साथ में हम लोग मूव करेंगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट अवर हेल्थ, तो आप देखोगे डाइट भी करती है, इन्फेक्शन हो जाएगा वो भी करेगा, लाइफ स्टाइल भी करेगी, इनहेरिटेंस जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह भी करेंगे, साफ सफाई भी करेंगे, तो सारे ही फैक्टर्स हमारी लाइफ को अफेक्ट करेंगे। और सारे फैक्टर्स जो है वो कहाँ दे रखे हैं, अगर आप लोग देखोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, इसलिए गलत हो जाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे के सारे फैक्टर्स आपके सेकंड ऑप्शन में दे रखे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के साथ में जाएंगे। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिसिंग है, यहाँ पर आपका थर्ड फोर्थ नहीं है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर आपके सामने लेबलिंग है, एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल का डायग्राम दे रखा है, तो उसको हमें देखना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा है, जैसे कि ए कौन है, तो ए पर आप देख सकते हैं, ए पर क्या है, ए पर एंटीजन बाइंडिंग साइट है। फिर डी पर आप देख सकते हैं कहां से आ रहा है, ये जो बॉन्ड्स हैं इनकी बात हो रही है, तो डी पर कौन है, डी पर डाई सल्फाइड बॉन्ड्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। सी पर आप देख सकते हैं, सी पर कौन है, सी पर लाइट चेन्स हैं। और बी पर क्या देख सकते हैं, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैवी चेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस इसी के हिसाब से आपको मैचिंग करनी है। तो ए पर एंटीजन बाइंडिंग साइट सही बात है, बी पर हैवी चेन सही है, सी पर लाइट चेन सही है, और डी पर डाइसल्फाइड बॉन्ड सही है। तो सारी की सारी चीजें फर्स्ट ऑप्शन में हमारी मैच हो रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप देख सकते हैं ये लेबलिंग अगर आप मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये एग्जैक्टली सही ऑप्शन पर मैच नहीं होगी। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन दे रखा है जिसमें क्या बोला है, द फिगर गिवन बिलो शो द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एड्स वायरस व्हिच स्टेप शो द फॉर्मेशन ऑफ वायरल डीएनए बाय आरएनए फ्रॉम द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहां से आप देख सकते हैं ए पर कौन है आपका, बेसिकली ए पर आपका वायरल आरएनए है, वायरल आरएनए। उसके बाद ये देखिए ये यहां पर क्या बन चुका है, ये बन गया है वायरल डीएनए। अब आरएनए से डीएनए बना है, मतलब यहां कौन सा प्रोसेस हुआ होगा, यहां हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से फिर ये डीएनए इसमें जाके फिट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो बस कौन सा स्टेप हमें ये बता रहा है जहां पर ये आरएनए से डीएनए बना है, तो इस पूरे को चेक करो तो बी नंबर का जो स्टेप है, बी नंबर का स्टेप हमें ये बता रहा है कि वायरल आरएनए से क्या बना है, डीएनए। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी, जो जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए होंगे वो वहां से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और इसमें हमारा जो मेन मोटिव रहा पेपर डिस्कशन का वो यही रहा कि हम कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन और आपका सही गलत जो है क्वेश्चंस क्यों हुए हैं उसको हम लोग क्या कर सके, आप तक पहुंचा सके उस बात को। ठीक है, अब आपके जो जो क्वेश्चन गलत हो गए हैं उनकी थ्योरी को दोबारा से पढ़िए और वापस से अगली मिड सेशन के पेपर की तैयारी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।